प्रिय बच्चों, मूंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 8 का टॉपिक है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारी आपराधिक जो न्याय प्रणाली है उसमें किस किस व्यक्ति की क्या क्या भूमिका है तथा किस व्यक्ति की लापरवाही से किस प्रकार दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराया जाता है। तो आज के अध्याय में अपन आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। आपराधिक न्याय प्रणाली है, इसको अपन देखते हैं धारावाहिक, सीरियल और जो रोजमर्रा की घटनाएं उनमें देखते हैं कि उसमें अपने सामने पुलिस की भूमिका आती है। तो हमें लगता है कि पुलिस ही व्यक्ति को दोषी ठहराती है, वो ही उसको निर्दोष ठहराती है, क्योंकि हम उसको गिरफ्तार करते हुए देखते हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। पुलिस का कार्य है उस घटना के बारे में सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान दर्ज करना और उनका आरोप पत्र है वो अदालत में दाखिल करना, और अदालत ही उस व्यक्ति को दोषी ठहराती है और उसको सजा भी अदालत ही सुनाती है। यानी जो व्यक्ति दोषी है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करती है? अदालत करती है। हमारी एक पाठ्य पुस्तक में एक काल्पनिक घटना दी गई है, उसके माध्यम से अपन इस आपराधिक न्याय प्रणाली को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसमें एक घटना दी हुई है चोरी की वारदात के बारे में। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, जो हमारी न्यायपालिका थी उसमें अपन ने दो प्रकार के मामले पढ़े थे, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले उनमें सबसे पहले कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट के आधार पे उनका निस्तारण किया जाता है, संपत्ति से संबंधित विवाद है ऐसे। लेकिन जो फौजदारी मामले हैं उनमें सर्वप्रथम एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस उन एफआईआर दर्ज के आधार पर उस घटना का तफ्तीश करते हैं, मौका मुआवना करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, गवाहों के बयान दर्ज करते हैं और उसके आधार पर उनको लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में दोषी है तो वो उसको आरोप पत्र चार्जशीट है वो न्यायालय में पेश करती है। तो ये चोरी करना भी एक कौन सा फौजदारी मामला है। इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना गया है। संज्ञेय अपराध का अर्थ होता है यानी कोई ऐसा मामला जिसमें बिना कोर्ट की अनुमति के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो उसको किस अपराध की श्रेणी में लिया जाता है? संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लिया जाता है। तो अपन उस घटना के बारे में देखते हैं कि उस घटना में एक परिवार है, शिंदे परिवार। उसमें शिंदे परिवार के जो दंपति है उनका हार चोरी हो जाता है। हार चोरी होते ही उनका जो शक है वो अपनी नौकरानी पे जाता है, शांति पे। तो वो शांति को बुलाते हैं और शांति से पूछते हैं हार के बारे में। तो शांति कहती है कि मुझे हार के बारे में नहीं पता है, मैंने हार चोरी नहीं किया है। जैसे ही उन्होंने उसके संदूक, उसका सामान देखा तो संदूक के अंदर उसको 10,000 रुपए लिफाफे में मिलते ही उनको उसका शक था शिंदे दंपति का वो और गहरा हो गया। उन्होंने सोचा कि हमारा हार चोरी करके उन्होंने हार बेच दिया है और बेचे हुए हार के पैसे ही ये इनके पास है। लेकिन उन्होंने, शांति ने बार बार उनसे विनय किया, विनती की कि ये जो 10,000 रुपए हैं ये मेरा भाई सुशील है, उसकी और मेरी दोनों की कमाई के बचत के पैसे हैं और इससे हम गांव जाके बैल खरीदेंगे और खेती का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार उसका जो शक था, उस शक के आधार पर शिंदे परिवार है वो पुलिस थाना जाके एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर का अर्थ हुआ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और वहां का जो इंस्पेक्टर है शर्मा, वो वहां का घटना का मौका मुआवना करने के लिए आता है और उससे जो 10,000 रुपए मिले उनको अपने हिरासत में ले लेता है। जैसे ही ऐसा ही उसको हिरासत में लेता है तो हिरासत में लेने के दौरान सुशील उसको छुड़ाने के लिए आता है और ऐसा ही उसको कहता है कि आप कोर्ट से, न्यायालय से जमानत लेके आओ। तो सुशील कहता है कि मेरे पास जमानत करवाने के लिए कोई वकील नहीं है, पैसे नहीं है, वो वकील कर नहीं सकता। इस प्रकार अनुनय विनय करता, लेकिन जो ऐसा ही है वो उसको भी गिरफ्तार कर लेता और उस पर बार बार वहां के कांस्टेबल अधिकारी दबाव देते हैं कि आप जो चोरी का है उसको कबूल कर लो। उसके साथ मारपीट भी करते हैं, लेकिन सुशील बार बार यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। फिर उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये यहाँ का जो चोरी का गिरह है उसके जो मुखिया के रूप में कार्य करता है और यहाँ की जो भी वारदात हुई है चोरी की उनमें सब में इसका हाथ है, सुशील का। फिर ऐसा ही है, वहां की जो घटना है उसके सबूत, गवाहों के बयान सारे दर्ज करके और मजिस्ट्रेट में या न्यायालय में वो आरोप पत्र दायर करता है, चार्जशीट पेश करता है। जैसे ही वो चार्जशीट पेश करता है वहां के मजिस्ट्रेट उसको सुनवाई करता है। तो हमारे जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि आपको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और वकील करने की भी आपको अपने बचाव के लिए वकील कर सकते हो।
अब शांति के पास पैसे नहीं होने के कारण वकील नहीं कर पाई। तो हमारे संविधान में ऐसा भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति गरीबी के कारण या अन्य कारण से कि यदि वकील नहीं कर पाता तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको सरकारी वकील उपलब्ध करवाए। तो मजिस्ट्रेट उसको सरकारी वकील उपलब्ध करवाता है रोय को, और रोय उसके संबंधित जो भी बयान है शांति और सुशील से कलेक्ट करता है और उसके आधार पर सुनवाई होती है। जैसे ये सुनवाई चलती है उस दौरान जो एसआई है उसने एक गिरोह को पकड़ता चोरी का, और वो गिरोह में उस जो शिंदे की दंपति थी जिन्होंने शांति पे आरोप लगाए थे उसका लड़का भी उसी में शामिल रहता है, और वो आसपास के जो भी मोहल्ले उसमें चोरी की थी, और जो शिंदे का जो हार था वो भी उनके पास बरामद हो जाता है और उन्होंने चोरी को कबूल कर लेते हैं। ये बात सुशील को पता चलती है। सुशील सरकारी वकील है, रोय उसको बताता है कि उन्होंने ऐसी वारदात हुई और वारदात में जो हार चोरी हुआ था वो एसआई ने शर्मा साहब ने अपनी हिरासत में ले लिया। तो रोज जो सरकारी वकील था वो सब इंस्पेक्टर को बुलाता और उससे वो पूरी घटना के बारे में पूछता, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस घटना को कबूल कर लिया है। फिर सरकारी जो वकील है वो सारे तथ्य और गवाहों को लेकर कोर्ट में न्यायाधीश के सामने पेश करता और कहता है कि शांति है वो निर्दोष है, क्योंकि उनके गवाहों और उनके जो बयान थे उनके आधार पर वो निर्दोष साबित हो गई। इस प्रकार शांति को वहां से निर्दोष तो निकाल दिया और साथ में उसके जो 10,000 रुपए थे उनको भी उसको लौटा दिया। साथ में सरकारी वकील ने ये भी दबाव बनाया कि जो ये एसआई है इसकी लापरवाही के कारण इसको 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा, तो इसके लिए इसको पे भी कार्रवाई की जाए। तो एक अपनी एक घटना देखते हैं कि जो एसआई था उसने अपनी लापरवाही के कारण शांति को 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। तो हमारे जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उनमें सभी व्यक्ति हैं वो कानून के दायरे में आते हैं, चाहे वो पुलिस हो, न्यायाधीश हो या वकील हो या कोई अधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी किस में आते हैं? कानून के दायरे में आते हैं। यानी हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि भारत में कानून का शासन लागू होगा और सभी व्यक्ति कानून के अधीन होंगे। तो अब अपन देखते हैं कि जो व्यक्ति है, जो कौन कौन व्यक्ति हैं इसमें जिनकी अपनी अलग अलग भूमिका है, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो अपन पहला देखते हैं पुलिस। पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की भूमिका है घटना स्थल का मुआवना न करना, सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान दर्ज करना, पुलिस को लगे कि आरोपी दोषी है तो न्यायालय में चार्जशीट या इसको बोले अपन आरोप पत्र जारी करना या दाखिल करना। यानी अपन देखते हैं कि पुलिस की जो भूमिका है वो है कि जो घटना स्थल है यानी जहां पे घटना घटित हुई है, सर्वप्रथम हम पुलिस में जाके किसको दर्ज करते हैं? एफआईआर को दर्ज करते हैं। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब कोई भी घटना घटित होती है तो उससे पहले
हमें सर्वप्रथम पुलिस में जाके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये दर्ज करने में इस रिपोर्ट के अंदर समय, स्थान, घटना, यदि गवाह है तो गवाह का नाम, यदि आरोपी का पता है तो आरोपी का नाम, इनका इसमें उल्लेख होता है। इसकी एक कॉपी निःशुल्क दी जाती है। ये हमारा अधिकार है। जब भी अपन एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसकी एक कॉपी हमें निःशुल्क प्राप्त होती है। और एफआईआर में समय, स्थान, घटना और गवाह और आरोपियों के उसमें नाम होते हैं। गवाह और आरोपी का नाम होना अनिवार्य नहीं है। यदि हमें किसी गवाह हमारे साथ है और वो घटना का प्रत्यक्षदर्शी, गवाह किसको कहते हैं, यानी उस घटना के बारे में जो व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो इस घटना के बारे में जानते हैं वो अब क्या कहलाते हैं, गवाह कहलाते हैं। आरोपी यानी जिसने ये घटना को इंजाम दिया वो क्या कहलाता है, आरोपी कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति पे किसी घटना के बारे में उस पर आरोप लगाया गया है, घटना का इल्जाम लगाया गया, वो क्या कहलाता है, आरोपी कहलाता है। इसकी एक कॉपी हमें निःशुल्क प्राप्त होती है। एफआईआर कहाँ दर्ज होती है, पुलिस में होती है। यानी घटना घटित होने के बाद में उस पर कार्रवाई होने से पहले हमें क्या दर्ज करवानी होती है, एफआईआर दर्ज करवानी होती है। सर्वप्रथम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और वो कहाँ होती है, पुलिस थाने में दर्ज होती है। अब पुलिस क्या करेगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद में घटनास्थल का मुआयना करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी। सबूत यानी वहां पे किसी ने वारदात की है तो उसके जो साक्ष्य हैं, एविडेंस है, उनको इकट्ठा करेगी। और साथ में वहां जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने घटना देखी है, उनके जो बयान है, बयानकार थे, यानी वो उसके बारे में घटना का जो विवरण देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बयान कहलाता है। उसको बयान दर्ज करेगी। जब इनको अनुसंधान करती है, इनके बारे में पूरी जांच कर लेती है और पुलिस को लगता है कि वास्तव में ये आरोपी है जो इस घटना को अंजाम दिया है, उस आरोपी को पता चलते ही वो क्या करती है, न्यायालय में चार्जशीट या आरोप पत्र दाखिल करती है। अब कोर्ट का काम है, अब पुलिस का कोई काम नहीं है। अब कोर्ट उस व्यक्ति को दोषी मानता है या निर्दोष या उसको सजा सुनाता है, वो कोर्ट का कार्य है। कोर्ट उस पर निष्पक्ष सुनवाई करता है और सुनवाई के दौरान उस व्यक्ति को यदि उसके दोष के जो आरोप लगाए गए वो सही निकलते हैं तो वो दोषी माना जाता है, और जो प्रावधान है उसके अनुसार उसको दंड भी दिया जाता है, और साथ में उसके जो आर्थिक दंड है वो भी दिया जाता है, और शारीरिक दंड है, जो भी कारावास है वो भी उसको दिया जाता है। ये तो थी पुलिस की भूमिका। अब अपन देखते हैं कि जो पुलिस के अलावा जो अन्य सरकारी वकील है, बचाव पक्ष का वकील है और न्यायाधीश है, उसकी क्या क्या भूमिका है। सर्वप्रथम हम कुछ ऐसे हमारे संविधान में प्रावधान है उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रावधान है जिन्हें हमें अधिकार दिए गए, गिरफ्तार व्यक्ति को भी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 है, ये गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं और इसमें अपने बचाव के लिए वकील करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार दिया गया। यानी कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील कर सकता है। धीरे धीरे ऐसी समस्याएं हैं कि देश में कुछ गरीबी या गरीबी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, वो वकील नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वकील की फीस भर सकें। तो इसके लिए संविधान में बाद में उपबंध किया गया था। अनुच्छेद 39A में सरकारी वकील उपलब्ध करवाना। यानी अनुच्छेद 39A में दिया गया कि सरकारी वकील उपलब्ध कराना। यानी राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि कोई गरीब व्यक्ति है जो गरीबी के कारण या अन्य कारण से वकील नहीं कर पा रहा, तो उसको सरकारी वकील उपलब्ध
करवाई, जैसे शांति को मजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील उपलब्ध करवाया था। ये किस में प्रावधान है? 39A में प्रावधान है। फिर 22 में और उपबंध किए गए हैं। पहला तो है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। यानी किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि उसे किस इल्जाम में या किस आरोप में उसे गिरफ्तार किया है। दूसरा है उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर किसके सामने पेश करना होगा? मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। जबकि एसआई ने उसको 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया था, जो कि अधिकारों का उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 22 में कहा गया किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। अगला बताया कि गिरफ्तारी के दौरान दिए गए बयानों को सबूत के तौर पर के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उस पर दबाव देके उसके जो बयान दर्ज किए जाते हैं उसको जैसे किसी अपराध को कबूल करने के लिए हाँ करवाई जाती है, तो ऐसे जो बयान है उनको सबूत के रूप में न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। अगला अधिकार है गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी गिरफ्तार व्यक्ति के साथ को मारपीट बदसलूकी ऐसा नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 22 में प्रावधान किए गए हैं। अगला दिया गया है 15 वर्ष से कम का बालक व महिला को पुलिस थाने में पर्सन पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तार व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। सर्वप्रथम है कि वो वकील करने का अधिकार है। यदि वो गरीब है, वकील नहीं कर पाता, तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको वकील उपलब्ध कराए। ये हमारे अनुच्छेद 39A में दिया गया है। फिर है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। अगला अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होगा। उसके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा उसे किसी पर्सन पूछने से संबंधित 15 वर्ष से कम का बालक है और किसी महिला उसको पर्सन पूछने के कारण से उसे पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ये अनुच्छेद 22 में अधिकार दिए गए हैं। अब है कि जो सरकारी वकील है उसका कार्य है कि जो भी पुलिस ने तथ्य एविडेंस साक्ष्य जो पेश किए हैं उनको अध्ययन करना और उनको न्यायालय में पेश करना। अब ये कार्य है सरकारी वकील का। फिर अपन देखते हैं कि न्यायाधीश की क्या भूमिका है।
न्यायाधीश। न्यायाधीश का कार्य है दोनों पक्षों की सुनवाई करना, पीड़ित पक्ष को बचाव का समय देना, और निष्पक्ष जांच करना व सुनवाई। यानी जो भी दोनों पक्ष है उनकी दोनों की खुली सुनवाई होती है। वहां पे आरोपी और पीड़ित दोनों पक्ष मौजूद होते हैं, उनके वकील मौजूद होते हैं और उनके जो गवाह है उनके सामने न्याय किया जाता है। तो इस प्रकार जो न्यायालय वो खुली प्रक्रिया है, उसमें सभी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और सभी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और अपने बचाव के लिए समय देना भी न्यायालय का एक कार्य है। अब अपन देखते हैं कि हमारे जो पाठ है उसमें कुछ शब्दावलियां आई है, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहली है जिरह। जिरह का अर्थ होता है दूसरे पक्ष से प्रश्न करना। यानी जब एक पक्ष है उसका वकील दूसरे पक्ष के जो व्यक्ति हैं, गवाह हैं, उनसे जो प्रश्न करता है उसको क्या कहा जाता है? जिरह करना कहलाता है। ये न्यायाधीश अनुमति देता है वहां सुनवाई के दौरान जिरह करने की। फिर आता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध किसको कहते हैं अपन? पुलिस द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति के गिरफ्तार करने से संबंधित अपराध। यानी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में भी अपराध आते हैं, उनमें पुलिस को न्यायालय की अनुमति लेके गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। बिना न्यायालय की अनुमति के वो उस अपराध में गिरफ्तार कर लेते हैं। वैसे अपराध को क्या कहा जाता है? संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। जैसे चोरी है, डकैती है, ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। फिर आता तीसरा हिरासत। गैर कानूनी तरीके से किसे गिरफ्तार करना। उसको क्या कहलाता है? हिरासत कहलाता है। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? हिरासत कहलाता है। इससे अगला आता है आरोपी। इसका अर्थ हुआ जिस पर आरोप लगाया गया है। यानी जिस पे अपराध का आरोप लगाया गया वो क्या कहलाता है? आरोपी कहलाता है। इस प्रकार अपन ने देखा है जो हमारी जो आपराधिक न्यायिक प्रणाली है उसमें पुलिस की लापरवाही के कारण शांति को 2 महीने तक गिरफ्तार रहना पड़ा, और वो जबकि हमें अनुच्छेद 22 में कहा गया था कि व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा समय तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।